अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इस सब में पाकिस्तान की जो पूरा किरदार है वो सबके सामने है कि पाकिस्तान ने एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अफ़गान अमल की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया। वो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में फैसिलिटेटर के तौर पे रहे और उसके बाद जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है इन अफ़गानिस्तान, जब से लेके अब तक के जो सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि दिन में कई बार चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर तेज़ी से डेवलप भी होती हैं और बदलती भी हैं। अब इसकी जितनी भी कवरेज आपको मुख्तलिफ मीडिया पर नज़र आती है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि एशियन मीडिया हो गया, साउथ एशियन मीडिया हो गया या वेस्टर्न मीडिया हो गया, तो अभी तक सिर्फ रिपोर्टिंग में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें कई सवालात भी उठते हैं कि आया ये वाक़यात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये एक आइसोलेशन में एक वाक़या हुआ है जिसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त तक की इतलात हैं, ज़ाहिर है कि काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो मामलात थे वो भी आपने देखे। PIA ने आज जो है वो अपना काबुल ऑपरेशन वो मनसूख किया है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज के लिए तो उन्होंने मनसूख किया है। दूसरी जानिब EU की जानिब से भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कहा गया है कि PIA की फ़्लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ और एवैक्यूएशन में मदद फराम की जाए। तीसरी चीज़ आपको ये भी मालूम है कि कल G7 का इजलास भी है और ये भी सोचा जा रहा है कि शायद तालिबान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। वेस्ट में अब तक ये कहा जा रहा है कि जब तक तालिबान जिन्होंने टेक ओवर किया है, अभी एक कोई नई हुकूमत की शक्ल सामने नहीं आ जाती, जब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी। लेकिन साथ साथ पंजशीर के हवाले से भी आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ से ये तालिबान ने एक अल्टीमेटम भी दिया था और उसके बाद कुछ एम्बुश का भी पता चला। इसके हवाले से भी जानेंगे। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान जो है वो अपना जो किरदार है उसको भी बार बार बयान कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी और हुकूमत वक्त भी बार बार ये बताती आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। उसका अमन जो है वो ज़ाहिर है ना सिर्फ पाकिस्तान का अमन होगा बल्कि ख़ित्ते का भी अमन होगा। साथ ही जो हमारे लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल से परेशानी है वो TTP है, जिसको बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है और इसके हवाले से अब ये भी इत्तलात हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक कमीशन भी तश्कील दिया है ताकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हो, क्योंकि इसकी शिकायत इस्लामाबाद ने की थी। इन्हीं सब पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, हमारे साथ हैं सुमेरा खान साहिबा जो रिपोर्ट कर रही हैं काबुल से लाइव, आप देख भी रहे हैं, उनसे भी ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुमेरा। सबसे पहले तो काबुल एयरपोर्ट के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि बारहा आप भी रिपोर्ट कर रही हैं और बहुत सारी बातें भी आप बता चुकी हैं और ये जो तस्वीर सामने आती हैं कि इर्द गिर्द काबुल एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा हुजूम है, ये बताइएगा कि ये सारे वो लोग हैं जो कि जिनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि भाई जिनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लेकर जा रहे हैं, या इसमें और भी लोग अफ़गान अवाम शामिल है जो आउट ऑफ फेयर जाना चाहती है? बहुत शुक्रिया नादिया, प्रोग्राम में इनवाइट किया आपने। और सबसे पहले कागजात की जानिब जाते हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो अमरीकी मुतज़ाद बयानात की वजह से शायद ये बहुत बड़ा एक कियास बन रहा है। इवन कि खुद अमरीकी मीडिया इसको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है बारहा। वजह यह है कि अगर उन्होंने दो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, एक P2 है और एक SIV है, तो उसके ज़रिए वो एक आम ऐलान अपने मीडिया के ज़रिए क्यों नहीं करते? जो बाइडेन जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के दरवाज़े खुले हैं सारे अफ़गानों के लिए, वो आ जाएँ। फिर बाकी मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स कहते हैं कि हम बिल्कुल आप सबको अपने पास असाइलम्स भी देंगे, हम आपको दुनिया जहान की सहूलतें भी देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बयानात तब दें, जब आप सारे अफ़गानिस्तान को अपने अंदर समोने की अहलियत रखते हों। जब आप वो नहीं रखते, तो फिर आप क्लियर कट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं। आप P2 और SIV CIV के चक्कर में ना पड़े। आप उन्हें बताएं कि जिन जिन इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने नेटो और अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम किया है, ठीक है। उनके लिए SIV इशू होता है। हम्म। दूसरी कैटेगरी P2 है। ये वो लोग हैं जिन्होंने USAID के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, दूसरी जितने भी US कंपनीज हैं या इंटरनेशनल विंग्स हैं या इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ काम किया है। उनके लिए P2 कैटेगरी है। अब मसला ये है कि जिसके हत्थे कोई एक P2 की स्क्रीन या एक कोई ईमेल चढ़ गई, उसने अपने बाकी खानदान के जिन जिन लड़कों को या जिन जिन खवातीन को ले जाना चाहता है, उसने उसी को स्कैन करके बाकियों को भी बांट दिया।
ओके। बाकी लोग उसका प्रिंट लेके काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर उसके अलावा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो लोग जो बहुत वेल ऑफ लोग हैं, जिनके पास काबुल में कोई कमी नहीं है, बिजनेसेस हैं, नौकरियां हैं, सेटल्ड लोग हैं, हुँ, वो भी बाहर जाकर जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐलानात सोशल मीडिया के जरिए रूमर्स ऐसी फैलाई जा रही हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत से बयानात, मुतज़ाद बयानात हैं जो हमने खुद देखे हैं, कि उसमें वो कह रहे हैं कि बस जो एयरपोर्ट पहुंच जाए, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो पहुंच गया, जो अंदर आ गया और जो तैयारे में दाखिल हो गया, समझे उसको अमरीकी शहरियत मिल गई। अब हम जानते हैं कि अमरीकी शहरियत लेना या बरतानवी शहरियत लेना या इतना आसान नहीं किसी है। भी मुल्क की शहरियत आसान नहीं है। हुँ, इसमें अब सामने आ रहा है कि वहाँ कतर में अल उदैद एयरबेस के ऊपर हैंगर्स के अंदर वो उन लोगों को रखा जा रहा है। बहुत एक शर्मनाक हालत है। ख़वातीन और जितने भी अब ज़ाहिर है एक ख़ातून अपने घर के माहौल से अगर उठकर गई है, उसके लिए कितनी तकलीफ़ का बायस होगा कि उस हैंगर में, खुले कंपाउंड में, ये उसका बेड लगा है 2 बच्चों के साथ और उसके साथ ही वो नहीं जानती कि कौन-सा मर्द या औरत है जिसको ये बेड अलॉट होगा। सो तो इज़न्ट इट अ इवैक्यूएटिंग सिचुएशन दैट्स इवैक्यूएटिंग दीज हॉरिबल। इवैक्यूएज, ये प्रोसेस भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता था, जो कि नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो फ्लाइट्स आज मनसूख की गई हैं, उसके बारे में हमें बताएंगे, उसकी क्या वजह थी? देखिए, इस वक़्त काबुल एयरपोर्ट के ऊपर रफ़ली अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊँ, 5,800 अमरीकी फ़ोर्सेज़ हैं। बाकी ममालिक की अज़ेरी, टर्किश, जापानीज़, फ्रेंच और कुछ और फ़ोर्सेज़ इनके साथ हैं, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ हैं। उनकी तादाद मिला के कुछ अंदाज़न 2500 के करीब है। सिविलियंस जो इस वक़्त वहाँ पे स्टैक अप हुए हुए हैं, उनकी तादाद तकरीबन कोई 3500 के करीब है। हुँ, काबुल एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द इसके तीनों विंग्स के ऊपर ईस्टर्न, वेस्टर्न और एबी, इन तमाम गेट्स के ऊपर, एंट्रेंसेस के ऊपर और इसके अलावा एक और एंट्रेंस भी है, लेकिन वो अभी उसको मुसलसल स्ट्रेट फायर करके महफूज रखा गया, तो वहां नहीं। लेकिन इन 3 गेट्स पर 6000 से जायद इस वक्त अफगानी मौजूद हैं, जिनको नहीं पता कि उनकी किस्मत क्या है, मगर वो 3-3 दिन से बैग्स लेके, इन्फेंट बच्चे लेके वहां बैठे हुए हैं। सही। हालात ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात एयरपोर्ट के अंदर भी फायरिंग करनी पड़ती है। ओके। इट्स नॉट जस्ट द आउटसाइड सिनेरियो। एयरपोर्ट के अंदर भी अफ़गान्स की बदनज़मी का काफ़ी बुरा हाल है। रात भी मैं एयरपोर्ट के अंदर गई हूँ, मगर हमारी सिक्योरिटी की वजह से हमें जो तालिबान कंटिंजेंट्स थे और जो अमेरिकन फ़ोर्सेस थी, वो आई स्पोक टू वन ऑफ द अमेरिकन मरीन ओवर देयर, उसने कहा कि नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि अंदर हमें आपसे कोई मसला है, बट वी आर डूइंग दिस फॉर योर सिक्योरिटी बिकॉज़ यू ओके। आर जर्नलिस्ट, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस, बट पीपल हू आर इनसाइड दे आर डेस्परेट, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट यू। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि आप चली जाएं, हम अगर आगे माहौल देखेंगे, हम आपको खुद कांटेक्ट करके बुलाएंगे, आप अंदर से कवरेज कर सकती हैं। थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, अंदर भी काफी हालात खराब हैं, एयरक्राफ्ट्स को खतरा हो सकता है। स्पॉइलर अलर्ट बहुत हाई पे है। हुँ, शहर पुरअमन है पूरा काबुल, अच्छा। मगर काबुल एयरपोर्ट के अंदर पाकिस्तान एयरलाइन अगर अभी भी जितना आई है बहुत रिस्क लेकर आई है, मगर अभी की जो हसास इदारों की भी इतलात हैं, यहाँ पर भी इतलात ऐसी मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी हरकत की जा सकती है कि जिसका पैमाना, जो जिसका फिर डेविस्टेटिंग जिसका ओके, इफेक्ट होगा। तो आई ऑलराइट। थिंक तो इस वजह से मंसूख किया। थैंक यू सो मच सुमेरा। अभी आपसे ज़रा आगे आपने, क्योंकि काबुल के एयरपोर्ट के अलावा बहुत बड़ा अफगानिस्तान है जिसके ऊपर फोकस होनी चाहिए, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये सवाल भी बड़े उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बढ़ चढ़ कर मदद इस वक्त फराम कर रहा है एवैक्यूएट करने के लिए, और चाहे वो कोई भी हो, अफ़गान्स हो, अमरीकी हों, वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले हों, आईएमएफ हो, को जाइए कि ईयू ने भी दरख्वास्त की है, वही ईयू जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपने कंट्रीज़ में लैंड करने की इजाज़त नहीं देता। इस सब में सवाल उठता है कि पाकिस्तान इतनी मदद कर रहा है, बदले में उसको क्या मिलेगा? क्योंकि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमने इतनी कुर्बानियां दी दूसरों की जंग में शामिल होकर, लेकिन आज तक एक अप्रिसिएशन ना मिली हमें। एक्चुअली यही हमारी गलती थी, जाने भी दी और फिर एप्रिसिएशन मांगते रहे। नहीं, हमें अमेरिका के सामने क्लेम रखना चाहिए था $150 बिलियन का, और कंपनसेशन उन लोगों के लिए जो टेररिज्म में मारे गए, उनकी फैमिलीज के लिए। क्योंकि हमने ये नहीं किया, हम यही कहते रहे कि हमारी कुर्बानियां जो हैं उनको रिकग्नाइज करें, उनको अप्रिशिएट करें। तो वो कुर्बानियां वगैरह तो वो समझते थे कि ठीक है, वो क्या जरूरत है उनकी अप्रिशिएट करने की, वो नहीं की गई।
तो वो एप्रिसिएशन लेके आपको मिल गया जाता। अब भी जो कुछ आप कर रहे हैं एक नेकनामी के लिए है, वरना तो इसका एक जो पाकिस्तान के हिस्से में आना है वो वही आना है जो इल्ज़ाम तराशी आपके ऊपर हो रही है मुख्तलिफ जगहों से, वो बिल आखिर वही होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को उसका कुछ क्रेडिट मिले, और क्रेडिट अगर ज़मानी कोई मिलता है कि जी अच्छा आपने बड़ा किया, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये आप यूँ समझ लीजिए कि बस मुझे जो मशहूर है ना कहावत के नेकी कर दरिया में डाल, ये वो काम है अच्छा। कि आप लोगों की मदद कर दें और फिर छोड़ दें अल्लाह पे कि आपकी नेकनामी होती है उससे नहीं होती। एक खलूस है। इसी तरह जैसे अमन का अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, ये इसमें बिल्कुल ठीक है कि हमारा अपना भी मफाद था कि पाकिस्तान के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर अफगानिस्तान में बदअमनी हो, लेकिन ये किया खलूस नीयत से है। सबसे ज्यादा फायदा तो अफगानियों को पहुंचेगा कि अगर वहां पे स्टेबिलिटी होती, जो पिछले 4 दहाइयों से वो जंग में हैं, कत्लो गारत है, ख्वार हो रहे हैं, रेफ्यूजीज बन रहे हैं। अगर ये मामला आराम से तय हो जाए, और ये उन पे है ना, बातचीत तो उन्होंने आपस में करके तय करना है, तो अगर ये हो तो पाकिस्तान तो यही कुछ कर सकता था, लेकिन उस पर भी इल्जाम तराशियां हैं। आज अगर वहां पे ये अमन आया है या कुछ जैसे आप देख रहे हैं, तो तालिबान ने तो कोई गोली नहीं चलाई। गलाजत अगर थी वहां से, आपने अगर कुएं से कुत्ता निकाला है तो वो सिर्फ अमेरिका निकला वहां से या भारत निकला, जो सुलह नहीं होने दे रहे थे, इस तरफ नहीं आने दे रहे थे, जबकि पता था कि 20 साल में हम तालिबान को खत्म नहीं कर सके। तो फिर आप जंग को क्यों भड़का रहे हैं भाई? ये लॉजिक है जो पाकिस्तान अप्लाई कर रहा था कि देखिए ये अनएंडिंग वॉर जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये आखिर रास्ता यही है कि मिलके बैठ के आपस में कुछ तय कर लें और हुकूमत बांट लें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है, आपने नेकनामी का जिक्र किया ना, नेकी कर दरिया में डाल का जिक्र किया, तो जनरल साहब देखें, आपको भी इल्म है अब ये बातें बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, यानी द शिफ्ट फ्रॉम अफगानिस्तान इज नाउ कमिंग एंड इट विल अल्टीमेटली कम टू पाकिस्तान, क्योंकि बारहा ये कहा जा रहा है, और इसकी मैं आपको वो बताती हूँ कि लिंक्स क्या हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जगहों की वीडियोस हैं जो आपने देखी होंगी, बाकायदा रैलियां निकलना, खुशियां मनाना कि अफगान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो ये भी समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जी तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है, और हमें इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि उनको जाहिर है अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा एज यू नो समबडी प्रोबेबली हु विल मूव अलोंग प्रोग्रेसिवली एंड विल ब्रिंग पीस टू द रीजन और पीस इन द कंट्री। तो हमें भी इसके साथ नथी किया जा रहा है कि हम भी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, लिहाज और बहुत सारे लोग जो हैं वो तालिबान जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमने ये टेक ओवर बड़े मजे से करा भी दिया है। जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा, इसको डिस्पेल कैसे करें? पहली बात तो ये कि बाज ये जो दीनी जमातें हैं वो या कोई महाजरीन वगैरह जो अफगानिस्तान के हैं उनमें से किसी ने किया, कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, ये 1-2 जगहों पे मैंने देखा है, उसकी क्लिप्स भी आई हैं। अब वो इंटरनेशनल मीडिया पिक करके तो उसको बेशक फिराता रहे, लेकिन एक चीज है कि खुश मैं भी बहुत हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरी कोई आइडियोलॉजी मुझे प्यारी है तालिबान की, या मैं समझता हूं कि तालिबान जो है वो बड़े अच्छे लोग हैं। मेरी खुशी की वजह यह है कि भारत वहां से निकला जो पाकिस्तान को ब्रीड कर रहा था। अब ये दुनिया को बताने की जरूरत है कि भाई हमारे 80,000 लोग जो यहाँ पे मारे गए वो कौन मार रहा था? हमें तो उससे शिकवा था, उसके खिलाफ थे हम, हमें तालिबान से मोहब्बत नहीं है, हमें उस कातिल के साथ नफरत है जो ये काम वहां से करता। और जब कातिल निकला तो हमें उसकी खुशी है, तालिबान की खुशी थोड़ा है। सो पहली बात तो ये है कि ये हमें इसका पर्सपेक्टिव दुरुस्त करना चाहिए कि जो शख्स हमें वहां से पिछले 20 साल से हमारा खून बहा रहा था, अगर आज हम कामयाब हुए हैं उसको वहां से निकालने में, तो क्यों नहीं हमारा हक बनता कि हम खुशी मनाएं? ठीक है जनरल साहब, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ। आपने कहा कि हमारा क्यों हक नहीं बनता, इस पे मैं जरूर बात करूंगी कि क्या गारंटी है, क्योंकि जाहिर है तालिबान ने सबके साथ रिलेशन रखने हैं, एज दे हैव बीन सेइंग, भारत के साथ भी उनके राब्ते होंगे, दे आर वेरी गुड एट डिप्लोमेसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एक बयान ये भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा है कि हमें इससे मसला नहीं अगर भारत की दोस्ती होती है या उनकी बातचीत होती है, लेकिन वो जो गारंटी कि उनकी सरजमीन न इस्तेमाल की जाए, ये गारंटी क्या हमने बस समझ ली है, या हमें भी वेस्ट की तरह ये देखना होगा कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है? विल डिस्कस दिस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं। अफगानिस्तान में जो बदलती सूरत हाल और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सुमेरा, आइडियोलॉजी का जिक्र किया ब्रेक से पहले जनरल साहब ने कि उन्हें मोहब्बत तालिबान की आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि हमें खुशी इस बात की है कि भारत वहाँ से निकला है। अब इस आइडियोलॉजी पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने काबुल एयरपोर्ट के अलावा, जाहिर है इतना बड़ा अफगानिस्तान है और आपने काबुल में बाकायदा बताया कि बाकी जगहें पुरअमन है। मैं पूरे अफगानिस्तान के हवाले से बात करूंगी। क्या तालिबान की आइडियोलॉजी तो जाहिर है तब्दील नहीं हुई, फिलहाल सिर्फ अप्रोच तब्दील हुई है, बट अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देयर आइडियोलॉजी। सो उसको आप कितना मुख्तलिफ देख रही हैं और कितना आप एक्सेप्टेबल देख रही हैं फॉर द इंटायर वर्ल्ड? शुक्रिया नादिया। इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि हर मुल्क की अपनी एक सॉवरेंटी है, हर मुल्क की अपनी एक डिग्निटी है, और उस मुल्क में अगर तालिबान का भी शुरू से ये एक मुतालबा रहा है अमेरिका से भी कि हमारे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी ना की जाए, जैसे हम भी कहते हैं कि एक अनइंटरप्टेड या अनइंटरफियर्ड किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान की होनी चाहिए, रियासत के मामलात में कोई दखल अंदाजी ना करे। और भारत का भी यही स्लोगन है। इसी तरह दुनिया के हर मुल्क का ये कहना है, ईरान का भी यही कहना है। दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा दिखा दें कि जहां निज़ाम की हाकमियत हो और उस हाकमियत में दुनिया के दूसरे ममालिक को दखल अंदाजी की इजाज़त भी हो। ऐसा कतई नहीं होता। बात यह है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि तालिबान का कंट्रोल या इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर है। दुनिया माने ना माने, मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, जनरल साहब ना माने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब ये है कि दुनिया इसको तस्लीम कितने टाइम में करती है। हमें जो इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं, दुनिया तो इस इंतज़ार में बैठी है, जो हम मुख्तलिफ मुलाकातों में जाते भी हैं या अभी ब्रीफिंग्स भी लेते हैं, हमें ये इशारे मिल रहे हैं कि तालिबान एक मरतबा ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना ले और उसके बाद फिर जब वो दुनिया को अपनी हुकूमत का चेहरा दिखा दें, तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चीन भी तैयार है, रूस भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, बरतानिया भी तैयार है, सऊदीया भी तैयार है, और कतर तो है ही है। कतर ने इतना अरसा इनका साथ नहीं छोड़ा, तो अब क्यों वो छोड़ेंगे। तो अगर ये 6 ममालिक इनको तस्लीम कर लेते हैं और ये एक हेडलेस स्टेट से एक हेडेड स्टेट की तरफ आ जाते हैं, लेजिटिमेट स्टेट की तरफ आ जाते हैं, फिर इनके रास्ते में क्या रुकावट है। अभी इनके पास तीनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं, 2 तो पाकिस्तान के साथ हैं, स्पिन बोल्दक चमन है, दूसरी तोरखम और निंगरहार की है। तो आप ये बताएं कि सिर्फ इन 2 बॉर्डर्स के ऊपर इनकम पे इनका इन्हिसार है, ऐसा हरगिज नहीं है। इनके दूसरे ममालिक के साथ, ईरान के साथ, निमरोज में ज़रंज के साथ सबसे इनकी अहम जो इनका पोर्ट वे है टू द वाटर्स, द ओनली वे टू द वाटर्स, वो इनके कब्जे में है। ताजिकिस्तान के साथ है, तुर्कमानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, उज़्बेकिस्तान के साथ है, तो उसके साथ आगे रशिया और दूसरे अहम ममालिक हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इनका इन्हिसार सिर्फ उन 9.5 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है जो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं? जो ये सोचता है तो वो बहुत बेवकूफ़ी के शायद जन्नत में रहता होगा। दुनिया के ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत हद तक बदल चुके हैं। हम अगर ये कहते हैं ना 20 साल में पाकिस्तान बदल गया, अफ़गानिस्तान बदल गया, और 20 साल में सब बदल चुके हैं, मगर अमेरिका की ज़हनियत नहीं बदली और बरतानिया की ज़हनियत नहीं बदली। आप टोनी ब्लेयर का स्टेटमेंट अगर देखें, उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने एक मरतबा फिर अमरीकियों को जंग में धकेलने की कोशिश की। खुद आप लोग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेके ज़िंदगियाँ गुजार लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लेविश हैं, मगर आप दुनिया को सुकून से नहीं रहने दे रहे। अफगान लिटरली कुचले गए हैं इस लड़ाई में। 70 साल से उनके ऊपर कभी फॉरेन इन्वेजन है, कभी सिविल इन्वेजन है, अपनी खाना जंगी है। अब वो चाहते हैं कि खत्म हो ये मामला, वो चाहते हैं अमन हो, चाहे उनका हुक्मरान कोई भी हो, उनको सिर्फ कारोबार जिंदगी चलाना है। आई होप आई लिव टू सी दैट, यू लिव टू सी दैट। शायद मेरी ये बात कभी आपको अगले 5 से 10 वर्षों में याद आए कि अब का अफगान लड़ाई नहीं चाहता। अच्छा, वो चाहता है तो ये आप आज ये कह सकती हैं कि fear factor in अफगानिस्तान is over as far as तालिबान is concerned, because जाहिर है ये नस्ल भी बिल्कुल नई है, जैसे 20 साल में वाकई सब कुछ बहुत तब्दील हुआ है, तो वो fear factor भी एग्जिस्ट करता है and will exist until एक नई हुकूमत और उसकी शक्ल और उसका तर्ज हुकूमत सामने नहीं आता। बिल्कुल fear factor बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। Why I would say that, I need to say that, जब तक इनकी हुकूमत नहीं बनती। आप मुझे बताइए कि अभी जो ट्रांजिशन था, यूएस की मिसाल ले लें, जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावा करते हैं, उनके यहाँ जब इलेक्शंस हुए, कैसे इलेक्शंस हुए, कितना केओस था,
कितना कुछ उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला बहैसियत एक सुपर पावर के। वॉशिंगटन वाज रैन ओवर। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा हो गया था। किस किस्म के लोगों का हुआ था? जो कल्ट्स के साथ, जो पता नहीं किस सही। किस किस्म की ठीक। क्यूआनन शमन टाइप की आइडियोलॉजीज के साथ मुंसलिक थे। क्या आप एक जदीद अमेरिका में इन बातों का तस्वुर कभी कर सकती थी? अब के अफगानिस्तान में लोग ये इंतजार कर रहे हैं जल्द अज जल्द एक शक्ल निकल आए। हम्म। और वो शक्ल निकलने में नादिया 1 से 2 हफ्ते इसलिए लगेंगे कि तालिबान ने आपस में बैठकर लोगों को डिसाइड करना है। ठीक। उन्होंने आपस में इस पूरे मुल्क का खाका निकालना है हम्म। कि इस मुल्क में, इस खाके में उन्होंने ताजिक्स को क्या जगह देनी है, उज़्बेक्स को क्या जगह देनी है, बाकी एथनिसिटीज जो इग्नोर हुई हैं, उनको उनके क्या। साथ बड़ी ज्यादती हुई है पिछले 10 तो वर्षों में, ऑल इंक्लूसिव उनको क्या गवर्नमेंट की हिस्सा। शक्ल आप देख रही हैं होते हुए। जनरल साहब, अब इस पर आ जाते हैं ना, आपने कहा भारत से निकलने की खुशी, नो डाउट अबाउट दैट। इस पूरे 20 सालों में भारत ने बहुत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की हमारे खिलाफ। टीटीपी भी एक फैक्टर है जिनको रिलीज़ किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान किस हद तक श्योर है कि टीटीपी दोबारा से अपनी अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के साथ मिलकर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि भारत के भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी उनकी बड़ी काम आती है और वो ताल्लुकात भी रखेंगे। फिर आपने तर्जुमान तालिबान को भी देखा है कि दे वांट टू वर्क विद एवरीवन, इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी अस। मैं दो चीजें सामने रखना चाहता हूँ इस पे भी, और सुमेरा ने जो कुछ कहा उसमें कुछ ऐड करूंगा। बड़ी अच्छी आर्गुमेंट्स दिए सुमेरा ने। वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह शी रियली गेटिंग इनटू द मैटर द होल थिंग। बड़ी लॉजिकल बात की है उसने। इसमें मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक ये जो अभी चल रहा है वहां पे बातचीत, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वही आइडियोलॉजी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में सामने आएगी, और उस पर आप बातचीत कर रहे हैं कि आपने किस हद तक क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड करनी है। जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लिहाजा नए कॉन्स्टिट्यूशन में तालिबान के वो मुतालबात, उनकी वो आइडियोलॉजी, ये चीजें, और वो सारा उस पर कंसेंसस के साथ शामिल की जाएंगी। दूसरा है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में मुख्तलिफ एथनिक जो हैं ग्रुप्स वो अपना अपना हिस्सा मांगेंगे, उस पर एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये मुकम्मल एक आपकी कंसेंसस सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अब अगर एक कंसेंसस सोल्यूशन आ जाता है, एक मुल्क के लोग, उनके सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बनाते हैं, तो आप, मैं, अमेरिका या कोई और, वो कौन होता है पूछने वाला? हम सब अभी तक यही बात कर रहे हैं कि भाई आप बैठो इकट्ठे और एक कंसेंसस सोल्यूशन लेके आओ। उसमें यही दो चीजें कि पावर शेयरिंग है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपने आइडियोलॉजी को किस हद तक एक दूसरे को आपने उसमें बर्दाश्त करना है या कबूल करना है। पहली बात तो ये है कि अगर उनका कंसेंसस होता है तो अमेरिका वगैरह ये वो दे हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर। दूसरी चीज आ जाती है आपकी बात के भारत वाला और हम के साथ भी हमें है। हाँ, टीटीपी फैक्टर जनरल साहब, टीटीपी फैक्टर, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि जनरल बाजवा के पीछे एक स्टेटमेंट आई, शाह महमूद कुरैशी की आई, सब ने यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं, वी होप दैट द तालिबान दे अल्टीमेटली फुलफिल देयर प्रॉमिसेस। यानी अभी हम उनसे सिर्फ उम्मीद और तवक्को कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो वाकई करेंगे। वो एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे भारत के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन भारत को ये इजाजत नहीं होगी कि आपने रिलेशनशिप जो रखी वो इसलिए रखी कि आप हमारे घर में बैठ के तो पाकिस्तान को पत्थर मारते रहे या उधर आप प्रॉब्लम करते रहे। वो तो उनको नेचुरली चेक करना होगा, रोकेंगे। ये एक प्रिंसिपल के तौर पे, क्योंकि आप एक इंटरनेशनली गारंटी दे रहे हैं, गारंटी जो आपकी वो मेरे लिए सिर्फ नहीं है, वो आपने पूरी दुनिया के लिए दी है कि आपकी सरजमीन ये इस्तेमाल होगी। और उन्होंने ये देखा है कि उनकी सरजमीन जब इस्तेमाल हुई तो उसके नतायज कितने भयानक थे। तो अगर उन्होंने कोई सबक सीखा है तो फिर ये होगा। दूसरी बात यह है कि भारत को भी वो फैसिलिटी नहीं होगी। दो चीजें जो भारत में आप समझिए कि बदल गई हैं उसके नुक्ता निगाह से। एक तो ये कि वो अमेरिका की गोद में बैठ के सारा कुछ करता रहा, वो जो कवर था उसको अमेरिका का वो हट गया उसके ऊपर से। ये एक प्रोटेक्शन थी अमेरिका की, वो उसको बिल्कुल इग्नोर करता था, जो कुछ भी उसके नीचे हो रहा था वो अमेरिका इग्नोर कर रहा था। दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक जो नेटवर्क था एनडीएस का और भारत का, एक नेक्सस जो डेवलप हुआ था, उस शक्ल में नहीं रहेगा 100%। वो लोग ट्रबल शूटर मौजूद होंगे, सही, उनके जरिए आइसोलेटेड इंसिडेंट्स टेररिज्म के अफगानिस्तान में भी होंगे। मुझे बल्कि सबसे ज्यादा फिक्र जो है वो तालिबान की
लीडरशिप की है कि हायर लीडरशिप। ये आपको याद होगा कि जब ईरान में ये इनकलाब आया था तो उसके बाद उनके पहली जब पार्लियामेंट जमा हुई तो वहां धमाका हो गया, उनके टॉप लीडर अक्सर मारे गए वहां। सो ये काम तो यहाँ पे अमेरिका और वो कर सकते हैं, उनकी रसाई है इसलिए कि वो भी निकल के गए। 20 साल में उन्होंने जो कुछ यहाँ पे बोया उसमें बहुत कुछ मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि वो सवा असली से सारे एक ही दिन में मिट जाएंगे। तो तालिबान को तो कई चैलेंजेस आएंगे इस किस्म के, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उन्होंने आज दिन तक अपने वादे सारे पूरे किए हैं। इवन अमेरिका के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, अमेरिका ने बार बार उसको वायलेट किया है, तालिबान ने नहीं किया। तालिबान के साथ जो वादे किए गए थे उस एग्रीमेंट में लिखा है वो पूरे ही नहीं हुए। ओके। तो ये इशू हमें देखना चाहिए। मेरे लिए तालिबान आज ज्यादा क्रेडिबल है एज कम्पेयर टू अमेरिका। अब ये जो बात आप कर रहे हैं, जाहिर है ये हमारे एक फॉरेन पॉलिसी का भी हम देख रहे हैं जिस पर बड़ी बात की जा रही है कि हमने क्या अपना पूरा टोटल शिफ्ट इस वक्त कर लिया है, और क्या हम इसको कैन वी विथस्टैंड दैट और नॉट, इस पर भी बहुत बात हो रही है। बिकॉज जाहिर है चीज़ें इतनी आसान नहीं होती व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। या हम किसी एक को बहुत अच्छा दोस्त बना लेते हैं और दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, और ये क्या हमें सूट करेगा in the future to come, because having said what you're saying about India and America, जाहिर है अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन से ख़त्म नहीं हो जाता। रशिया कितना न्यूट्रल है इस सब में, स्पेशली जो कुछ पंशीर में हो रहा है, इस पर भी सवाल करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में सुबैरा, मैं क्विकली जानना चाहूंगी पंशीर के हवाले से क्या खबरें हैं लेटेस्ट? पंशीर के हवाले से पहले तो खूरेजी की इतलात आ रही थी। कारी फसीउद्दीन लीड कर रहे हैं, उनके जो कंटिंजेंट था काबुल से भेजा गया, बड़ा हेवीली आर्म्ड कंटिंजेंट था, जस्ट टू आई थिंक गिव अ मैसेज कि अगर मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होते तो फिर आखिरी हरबा जो है वो यही किया जाएगा। रूमर्स भी इस दौरान फैलाई गई थी कि ताजिकिस्तान से तैयारे भेजे गए हैं और वो जो तमाम ब्रिगेड्स भाग कर गई थी लेड बाय अब्दुल रशीद दोस्तम एंड जनरल तानूर, वो भी शायद वापस आ रही हैं उनको हेल्प करने। तो उसमें अभी तक हमें कोई सच्चाई तस्दीक नहीं मिली, मगर सालंग के करीब वैली का मुहासरा कर लिया है इस वक्त तालिबान ने, और जो सप्लाईज हैं वो रुक गई हैं। लेकिन लोकल्स ये कह रहे हैं कि वहां पर फिलहाल हमने कोई फायरिंग की आवाज़, कोई लड़ाई नहीं सुनी है। ईरान का भी अभी मुझे मिली है इतला कि ईरान ने अपनी फ्यूल जो ट्रांसपोर्ट है वो रिज्यूम कर दी है तालिबान की रिक्वेस्ट पर, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है। तो द फ्यूल हैज लाइक दे स्टार्टेड देयर फ्यूल सप्लाई टू अफगानिस्तान। अच्छा, आप इस सब में रशिया का रोल क्या उतना न्यूट्रल देख रहे हैं जितना कि वो दिखा रहा है जनरल साहब? और इस पे कमेंट करने के बाद क्विक कमेंट कि हमारा शिफ्ट इस वक्त नज़र आ रहा है कि अमेरिका से जैसे कि हम बहुत नाराज़ भी हैं, हम बात भी नहीं करना चाहते, इन द सेंस कि हमारा सारा इन्हिसार इस वक्त चीन पर है, रशिया पर है, और हम एक नए ब्लॉक की तरफ है। देखिए, इसको ब्लॉक ना कहिए, इनकी सबकी रेलेवेंस अफगानिस्तान की वजह से है, इस वजह से कि सबके बॉर्डर्स मिलते हैं और हर किसी का इंटरेस्ट इस जगह पे मिल रहा है कि सब स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि टेररिज्म उनके अपने मुल्क में ना आए। और ये रशिया को, सेंट्रल एशिया को भी बहुत बड़ी थ्रेट है, और ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थ्रेट है। जबकि आईएसआईएस के लोग जो है दाइश के, वो जो रशिया से गए थे, यहाँ से चेचनिया से और दागिस्तान से, वो लोग आज मौजूद हैं यहाँ पे अफगानिस्तान। इसी तरह ईरानियन बलूचिस्तान से जो गए थे लड़ने सीरिया में, वो आके यहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिकन ने उनको यहाँ पे ना सिर्फ फंडिंग रखा बल्कि उनको वेपन्स वगैरह भी दिए थे। अब भी रिपोर्ट है कि वेपन्स वगैरह जो है वो आके अनलोड किए इन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन से, वहां से शायद हेलीकॉप्टर्स के जरिए शिफ्ट करें, मोस्ट प्रोबेबली पंजशीर में ले जाना चाहेंगे। तो बात ये है कि ये अपनी शैतानियत से तो बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए जो भी उसके साथ तावन कर रहा है, या जो मुल्क भी आप कह लीजिए कि आज अमन में इंटरेस्टेड है वाकई जेन्युइनली, वो ब्लॉक बन जाए या कुछ बन जाए, आप उसके साथ हैं। रशिया अमन चाह रहा है यहाँ पे, चाइना चाह रहा है, ईरान चाह रहा है, टर्की चाहता है, हम उनके साथ हैं। अब ये इसको ब्लॉक हुई, लेकिन जो हमें पता है अंदर से कि 20 साल भी उन्होंने वहां पे ये इंतशार ही कायम रखा और आगे भी रखना चाहेंगे। और मेरी आर्गुमेंट है, मैंने उस दिन मेरा ख्याल सुनहरा भी साथ थी प्रोग्राम में, मैंने ये बात की कि सारी दुनिया में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भागा फिर रहा है, क्वाड बनाई है, साउथ चाइना सी में उसको ब्लॉक करना चाहता है, वहां पे कंटेनमेंट की। तो यहाँ उसको अपना इतना 20 साल की मेहनत और खर्चा करके यहाँ पे प्लेट में रख के दे जाएगा कि जी हाँ मैंने स्टेबिलिटी कायम कर दी है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये ले आप इसका फायदा। ये वो कभी नहीं, यहाँ वो गए इसी वजह से। और उनको जो मायूसी है वो यही है कि हम निकले हैं तो पीछे सिविल वॉर नहीं हुई। हमें तो वो कह रहे थे कि बॉर्डर्स अपने खुले रखो,
वो इसी वजह से कि देवर एक्सपेक्टिंग कि ये तो लंबा चौड़ा फसाद होगा वहां पे। ये तो तालिबान ने बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया है सारी सूरत हाल को, और वहां कोई जंग नहीं हुई। और सिविल वॉर ना हो अगर, तो इनके सारे डिजाइन जो फेल हो जाएंगे। वहां पे ये इंतशार अगर हुआ, सिविल वॉर हुई, वहां पे कोई पावर सेंटर्स छोटे छोटे बनने शुरू हो गए जैसे पंजशीर में है, तो फिर वहां पे देखें टेररिज्म नहीं खत्म हो सकेगा, तालिबान कुछ नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वहां से टेररिज्म होता रहेगा, टीटीपी भी ऑपरेट करेगी, दूसरे भी करेंगे। तो ये एक तो बड़ा आज चैलेंज है इस वक्त तालिबान के लिए। इसमें नादिया मैं अनफॉर्चुनेटली क्विकली आपको बता जी देती हूँ, वक्त खत्म हो गया बिल्कुल नादिया प्रोग्राम इसमें का। क्विकली आपको बता देती हूँ कि अहमद मसूद इस वक्त तालिबान से 6 सूबों के गवर्नर्स और एक वजारत खारजा मांग रहे हैं। ये मुझे अभी अभी इतला मौसूल है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस सुमेरा। जनरल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस पूरी अनफोल्डिंग सिचुएशन एंड तेज़ी से होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर ज़रूर आप लोगों से हम बात करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।